नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्लीप अपनिया किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, सोते समय खर्राटे मारना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। स्लीप अपनिया किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, सोते समय खर्राटे मारने को दोस्तों स्लीप अपनिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? आप सभी को दोस्तों पता होगा कि डीडीटी क्या है, एक कीटनाशक है। तो बतानी है कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो आप लोग याद रखेंगे, पॉल हरमन मुल्लर ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पॉल हरमन मुल्लर ने दोस्तों कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किए थे। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? दोस्तों, यूरेनस ग्रह की खोज बतानी है कि किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे, सर विलियम हर्शेल ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सर विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई चम्मच का टेढ़ा दिखना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे, अपवर्तन का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पानी में डूबी हुई चम्मच का टेढ़ा दिखना अपवर्तन का उदाहरण है। आप सभी को याद रखनी है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पानी में डूबी हुई चम्मच का टेढ़ा दिखना किसका उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे, अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन प्रसारण किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों, बतानी है कि सर्वप्रथम रंगीन प्रसारण दूरदर्शन के द्वारा कब शुरू किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी 1982 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1982 ईस्वी में दूरदर्शन द्वारा रंगीन प्रसारण शुरू किया गया था। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा 1982 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की एकीकरण में निम्नलिखित में से किनका योगदान था? दोस्तों, बताने है कि स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, किनका योगदान महत्वपूर्ण था? तो आप लोग याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की एकीकरण में। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि नामीब मरुस्थल कहाँ है। तो आप लोग याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नामीब मरुस्थल कहाँ है? तो आप सभी याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? दोस्तों, बतानी है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन कब चली थी? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा 1925 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, भारत में पहली बार विद्युत रेल 1925 ईस्वी में चली थी। नाम भी दोस्तों आप सभी याद रखेंगे, डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन उस ट्रेन का नाम था जो दोस्तों पहली बार बिजली से चली थी। नाम भी आप लोग याद रखेंगे, डेक्कन क्वीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो आप लोग याद रखेंगे, फाहियान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। गुप्त काल के दौरान दोस्तों चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा छोड़े गए श्वास में होता है। दोस्तों, बतानी है कि हमारे द्वारा छोड़े गए श्वास में कौन सा गैस होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य द्वारा छोड़े गए श्वास में होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी, कोयना बांध किस राज्य में है? तो आप सभी याद रखेंगे, महाराष्ट्र में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, होटाकी वंश अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। किस देश में हुआ था? अफगानिस्तान में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, होटाकी वंश। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने किया था? आप सभी को दोस्तों पता है कि हवा महल कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। तो बतानी है कि हवा महल का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो आप सभी याद रखेंगे, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहां स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन डी। आप सभी याद रखेंगे, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहां है? तो आप सभी याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम वाला शहर कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, रेकजाविक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर है कौन सा? रेकजाविक, जो दोस्तों आइसलैंड की राजधानी है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, रेकजाविक किसकी राजधानी है? आइसलैंड की, जो विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मैथिली, ऑप्शन सी। मैथिली भाषा के दोस्तों एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, कौन? तो आप लोग याद रखेंगे, विद्यापति, ऑप्शन सी, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि जो विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर है ये कहाँ है? तो आप सभी याद रखेंगे, इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ है? तो आप सभी याद रखेंगे, इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी बहुत ही जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्रकार किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि जो अजंता की गुफाओं में चित्रकला है ये किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अजंता की गुफाएं, उसमें दोस्तों चित्र है, वो किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर बतानी है कि कहाँ स्थित है, जो कि क्या है, एक विश्व विरासत स्थल है। तो आप लोग याद रखेंगे, काठमांडू में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो आप सभी याद रखेंगे, काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ा मंदिर है, विश्व विरासत स्थल में यह आता है। आप सभी याद रखेंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहां से हैं? दोस्तों बतानी है कि अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति कहां से हैं? तो आप सभी याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, लाइबेरिया से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? दोस्तों बतानी है कि गांधी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि दी थी जो उनके द्वारा क्या कर दिया गया था, त्याग दिया गया था? तो आप सभी याद रखेंगे, केसर ए हिंद का, ऑप्शन सी, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी को ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था जो इन्होंने त्याग दी थी। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल
किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाने वाला धातु है दोस्तों रजत यानी कि चांदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, फोटो फिल्मों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? रजत अर्थात चांदी का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है, आप सभी याद रखेंगे आर्गन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे आर्गन जो है सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में मौजूद एक दुर्लभ गैस है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एसिड पाचन में सहायक होता है? बतानी है दोस्तों कि कौन सा एसिड है जो हमारे पाचन क्रिया में क्या करता है? सहायता करता है, सहायक होता है। तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों हमारे पाचन में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? बताने हैं दोस्तों कि इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने जेल की दीवारों पर एक महाकाव्य कमला लिखे थे? तो आप लोग याद रखेंगे BD सावरकर ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। BD सावरकर यानी कि वीर दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम है। आप लोग याद रखेंगे BD से मतलब होता है वीर दामोदर सावरकर, पूरा नाम है, जिन्होंने दोस्तों जेल की दीवारों पर महाकाव्य लिख दिए थे। उस महाकाव्य का क्या नाम था? तो आप लोग याद रखेंगे कमला। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा VD सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का क्या है? एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे CPU। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, CPU क्या है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है, आप सभी याद रखेंगे। ये दोस्तों एकमात्र प्रोसेसिंग डिवाइस है। CPU को प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। बाकी तीनों कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन दोस्तों CPU क्या है? CPU इनपुट डिवाइस नहीं है, यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। आप सभी इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है किलिमंजारो, बतानी है कि अफ्रीका के किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे तंजानिया में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। किलिमंजारो किस देश में है दोस्तों? सबसे ऊंचा पर्वत तंजानिया में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से भी जाना जाता था? दोस्तों बतानी है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जॉन कंपनी। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? यानी दोस्तों बतानी है कि जो संसद भवन है दिल्ली में, इसका निर्माण कब से कब तक किया गया था, किस अवधि के दौरान किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1921 से 1927 के बीच। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संसद भवन जो कि दिल्ली स्थित है, कब से कब तक इसका निर्माण हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी में है इसका करेक्ट आंसर 1921 से 1927 के दौरान दोस्तों दिल्ली स्थित संसद भवन का निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक यानी कि दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? दोस्तों आधुनिक अनुवांशिकी का जनक आप सभी याद रखेंगे माना जाता है ग्रेगर मेंडेल को।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किन्हें माना जाता है? ग्रेगर मेंडेल को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बतानी है कि गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी याद रखेंगे नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।